इस वक्त आप शायद अपनी स्क्रीन के सामने बैठे हुए किसी टिंडर मैच के रोमांच को महसूस कर रहे होंगे, या फिर एक खाली डीएम इनबॉक्स की खामोशी को। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2030 में रहने वाला आपका पोता या पोती शायद इस दौर को पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, एक जैविक इंसान के साथ होना कितना अस्वच्छ, जोखिम भरा और अक्षम तरीका था। ब्लू ग्लास में आपका स्वागत है। आज हम मानवता के सबसे निजी दायरे पर नज़र डाल रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे कामुकता को तकनीक द्वारा हैक किया जा रहा है। क्या हमारी जेब में रखे फ़ोन ने वाकई हमें एक दूसरे से जोड़ा है, या उन्होंने हमें सिर्फ डोपामाइन का नशेड़ी बना दिया है? और आज से 100 साल बाद क्या होगा जब आपका पार्टनर एक एल्गोरिदम होगा? क्या रोबोट के साथ दोष रहित रिश्ते हमारी जैविक प्रजाति का अंत कर देंगे, या क्या वे हमें अकेलेपन नामक उस प्राचीन बीमारी से बचा लेंगे? आज हम नैतिकता, जीव विज्ञान और इंसान बने रहने का क्या मतलब है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। यदि आप तैयार हैं तो हम 2030 के बेडरूम में प्रवेश कर रहे हैं। हजारों सालों से इंसानों ने गंध, स्पर्श और शारीरिक जोखिम उठाकर अपने साथी को चुना है। लेकिन पिछले 20 सालों में क्या हुआ? हमने कामुकता को स्क्रीन के पीछे पिक्सल में कैद कर दिया। अब भी दृश्य उपभोग, विजुअल कंजम्पशन ने शारीरिक संपर्क की जगह ले ली है। यह वास्तव में 2030 की उस लंबी सड़क पर पहला छोटा कदम था। 2030 में तकनीक अब बाहर नहीं होगी, यह अंदर होगी। न्यूरालिंक जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की बदौलत आपको उत्तेजना के लिए अब किसी वीडियो या यहाँ तक कि कल्पना की भी आवश्यकता नहीं होगी। सीधे आपके डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को भेजे गए संकेतों के साथ आप इतिहास के सबसे तीव्र अनुभव को एक बटन दबाकर महसूस कर पाएंगे। या शायद ऐसे रोबोट पार्टनर जो असली इंसान से अलग न दिखें, या फिर इमर्सिव सिमुलेशन सिस्टम। लेकिन यहाँ समस्या ये है, क्या हमारा दिमाग इस गति के लिए तैयार है? हमारा आदिम 200,000 साल पुराना शिकारी, संग्राहक, हंटर गैदरर दिमाग इस हाइपर रियलिटी के सामने क्या करेगा? भावनात्मक बंजर भूमि और प्रजाति का अंत। अब चलिए उन आशावादी तस्वीरों को एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि आराम के साथ मानव स्वभाव की परीक्षा अक्सर आपदा में समाप्त होती है। 2030 में कृत्रिम कामुकता और रोबोटिक पार्टनर्स के प्रसार के साथ हम जिस सबसे बड़े खतरे का सामना करेंगे, वह रोबोट द्वारा दुनिया पर कब्जा करना नहीं है जैसा कि आप सोच सकते हैं, बल्कि ये हम ही होंगे जो अपने हाथों से अपनी मानवता का गला घोंट देंगे, अपने उस जटिल, अराजक और असली हिस्से को मार डालेंगे। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक जैविक इंसान खड़ा है। सुबह उठने पर उसके मुंह से बदबू आती है, उसका मूड खराब है, वह बिना किसी कारण के आपसे बहस करता है, कभी कभी वह आपकी बात नहीं सुनता, उसकी अपनी समस्याएं हैं, उसका अपना अहंकार है और उसके अपने आघात हैं। संक्षेप में वह कोई और है। अब दूसरी तरफ देखें, एक एंड्रॉयड जिसे विशेष रूप से आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसकी नैनोटेक त्वचा को इंसान की त्वचा से अलग नहीं किया जा सकता, जिसके शरीर का तापमान आपकी पसंद के अनुसार समायोजित है, जो कभी नहीं कहता कि मेरे सिर में दर्द है, कभी आपको जज नहीं करता, आपकी हर फैंटेसी को हाँ कहता है, और जिसके अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य आपको संतुष्ट करना है। दोस्तों, ये कोई निष्पक्ष मुकाबला नहीं है, ये जैविक मानव की हार है। मानव मस्तिष्क सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्ते को चुनने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यदि किसी रिश्ते में कोई संघर्ष नहीं है, अस्वीकृति का कोई जोखिम नहीं है और कोई निराशा नहीं है, तो हमारा दिमाग उस कृत्रिम स्वर्ग को ही चुनेगा। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? भावनात्मक मोटापा, इमोशनल ओबेसिटी। ठीक वैसे ही जैसे फास्ट फूड उद्योग ने हमारे मस्तिष्क के चीनी और वसा इनाम तंत्र, रिवॉर्ड मैकेनिज्म को हैक कर लिया और हमें शारीरिक रूप से मोटा बना दिया, कृत्रिम कामुकता उद्योग हमारे डोपामाइन और सत्यापन तंत्र को हैक कर लेगा, जिससे हम भावनात्मक रूप से मोटे, सुस्त और असहिष्णु प्राणी बन जाएंगे। 2030 का इंसान एक असली व्यक्ति की ज़रा सी ना या छोटी सी आलोचना को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि घर पर उसका इंतज़ार कर रहा दोष रहित गुलाम कभी ना नहीं कहता। ये समाज में एक विशाल नार्सिसिज्म महामारी, नार्सिसिज्म एपिडेमिक पैदा करेगा। लाखों अकेले राजाओं और रानियों का समाज जो अपने अपने बुलबुलों में रह रहे हैं, जहाँ हर कोई अपने व्यक्तिगत सिमुलेशन में भगवान है, कोई भी वास्तव में किसी और को नहीं सुनता, सहानुभूति मर चुकी है और दूसरे के लिए सहनशीलता खत्म हो गई है। इस परिदृश्य में इंसान से इंसान का संपर्क टूट जाता है।
किसी को मनाना, किसी को समझाने की कोशिश करना, छेड़खानी का वो मीठा तनाव, इन्हें अक्षम और पुराने ज़माने की समय की बर्बादी के रूप में देखा जाएगा। वे कहेंगे, मैं बाहर जाकर अस्वीकार होने का जोखिम क्यों उठाऊं? मैंने जो मॉडल ऑर्डर किया है वो शिपिंग में है और उसकी आंखों का रंग बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। परिणाम, सामाजिक ऑटिज़म। शांत, जीवाणुहीन सड़कें जहां कोई एक दूसरे की आंखों में नहीं देखता। विकासवादी रूप से हम ऐसे जीव हैं जो कठिनाई, त्याग और संघर्ष के माध्यम से जुड़ते हैं। यदि सब कुछ आसान है तो क्या उस बंधन का कोई मूल्य है? क्या बिना प्रयास के प्राप्त किया गया प्रेम वास्तव में प्रेम है या केवल एक उपभोक्ता उत्पाद है? चलिए एक पल के लिए आशावादी पक्ष को देखते हैं। 2030 में कृत्रिम कामुकता एक रक्षक हो सकती है। क्या रोबोटिक पार्टनर और उन्नत एआर ऑगमेंटेड रियलिटी सिस्टम यौन हिंसा और शोषण को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं? यदि हर किसी के पास दोष रहित और सहमति वाले कृत्रिम अनुभव तक पहुंच हो तो क्या सामाजिक अपराध कम हो जाएंगे? इसके अलावा यह तकनीक एक चिकित्सा उपकरण हो सकती है। जिन व्यक्तियों ने यौन आघात, ट्रॉमा का अनुभव किया है, जो विकलांग हैं या जिन्हें सामाजिक चिंता, सोशल एंग्जाइटी है, उनके लिए सुरक्षित, गैर निर्णायक और पूरी तरह से नियंत्रित स्थान की पेशकश की जा सकती है। अकेलापन आधुनिक दुनिया के कैंसर की तरह है। यदि 2030 में हर अकेले व्यक्ति के पास एक सिंथेटिक जीवन साथी हो जो उसकी भावनात्मक और शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करे, तो क्या आत्महत्या की दर और अवसाद इतिहास बन सकता है? इस परिदृश्य में तकनीक एक दयालु कृत्रिम अंग, प्रोस्थीसिस है जो हमारी जैविक कमियों को पूरा करती है। लेकिन दूसरी तरफ निश्चित रूप से वह अपरिहार्य अंतर जनसंख्या पतन, पॉपुलेशन कोलैप्स। कल्पना कीजिए कि 2030 में जन्म दर न केवल गिर रही है बल्कि शून्य के करीब पहुंच रही है। बच्चों को पालना एक कठिन, महंगा, शोर भरा और अराजक काम है। कृत्रिम साझेदारों द्वारा दिए गए आरामदायक जीवन में कोई भी ऐसा जैविक बच्चा नहीं चाहेगा जो गंदगी करता हो, रोता हो और समस्याएं पैदा करता हो। शायद लोग आभासी बच्चे, वर्चुअल चिल्ड्रन पालेंगे, डिजिटल संतान जिन्हें वे जब चाहें बंद कर सकते हैं या छुट्टी पर जाते समय पॉज पर रख सकते हैं। मानवता किसी बड़े परमाणु युद्ध या उल्कापिंड से खत्म नहीं होगी, बल्कि अपने द्वारा बनाई गई दोष रहित आनंद मशीनों की बाहों में धीरे धीरे, चुपचाप और चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ गायब हो जाएगी। जैसा कि टी.एस. एलियट ने कहा था, दुनिया का अंत धमाके के साथ नहीं बल्कि एक कराह के साथ होता है। लेकिन इस बार कराह दर्द से नहीं बल्कि आनंद के ओवरडोज से होगी। नैतिक और कानूनी पहलू का क्या? ये पूरी तरह से बारूदी सुलंग है। 2030 के कोर्ट रूम की कल्पना करें। एक महिला अपने पति पर मुकदमा करती है। आरोप, धोखाधड़ी। लेकिन वो आदमी किसी दूसरी औरत के साथ नहीं था। हर शाम काम के बाद वो एक वर्चुअल रियलिटी कैप्सूल में घुसता था और एआई द्वारा उत्पन्न दुनिया की सबसे आकर्षक महिलाओं से बने हरम सिमुलेशन के साथ घंटों बिताता था। क्या वो अपनी पत्नी के प्रति शारीरिक रूप से वफादार है? हाँ, उसने किसी को नहीं छुआ। लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से? जब उस आदमी का दिमाग उस सिमुलेशन में था तो वो वास्तविकता से पूरी तरह कट गया और उसने अपनी सबसे अंतरंग इच्छाओं को एक सॉफ्टवेयर के साथ साझा किया। क्या ये धोखा है या सिर्फ उन्नत पोर्नोग्राफी? कानून कह सकता है कोई त्वचा संपर्क नहीं हुआ, लेकिन मनोविज्ञान कहेगा बंधन टूट गया है। हमें वफादारी की अवधारणा को फिर से परिभाषित करना हो। एक और भी डरावना नैतिक ग्रे क्षेत्र है, रोबोट अधिकार और हिंसा। मान लीजिए कि 2030 में रोबोट इतने यथार्थवादी हैं कि दर्द होने पर वे चिल्लाते हैं, रोते हैं और भीख मांगते हैं, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर को इंसान को संतुष्ट करने के लिए, यथार्थवादी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यदि कोई इंसान अपने घर के तहखाने में अपने पैसों से खरीदे गए इस रोबोट को प्रताड़ित करता है या उसका बलात्कार करता है, तो क्या ये अपराध है? आप कह सकते हैं, आखिरकार यह एक वस्तु है, टोस्टर से अलग नहीं है। लेकिन मनोवैज्ञानिक क्या कहेंगे? एक व्यक्ति जो मानव जैसी दिखने वाली संस्था पर हिंसा करने का आनंद लेता है, भले ही वो दर्द का नाटक कर रहा हो, समाज के लिए खतरनाक है। शायद रोबोट के साथ बुरा व्यवहार करने पर प्रतिबंध इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि रोबोट के पास अधिकार हैं, बल्कि मानव मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। पेडोफाइल रोबोट, बाजार पर विचार करें। क्या हम ये कहकर इस विकृति को वैध बनाएंगे कि वे किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, वे सिर्फ रोबोट से संतुष्ट हैं? या क्या ये सिमुलेशन वास्तविक अपराधों को ट्रिगर करेंगे?
और सबसे गहरा सवाल, विकासवादी बेजोड़ता। हमारा दिमाग 200,000 साल पहले सवाना में जीवित रहने के लिए विकसित हुआ था। हमारा दिमाग असली पुरुष, महिला और सुपर रियलिस्टिक रोबोट के बीच अंतर समझने के लिए सुसज्जित नहीं है। इसे सुपर नॉर्मल स्टिमुली कहा जाता है। जब प्रकृति में मौजूद किसी भी चीज़ से अधिक उज्ज्वल, चिकनी और अतिरंजित कामुकता की पेशकश की जाती है तो हमारे दिमाग के सर्किट जल जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे हमें चीनी पसंद है क्योंकि यह प्रकृति में दुर्लभ है, लेकिन अब सुपरमार्केट में असीमित चीनी के कारण हमें मधुमेह हो जाता है, वैसे ही असीमित और दोष रहित कामुकता के कारण हमें भावनात्मक मधुमेह हो जाएगा। हमें अब असली इंसान आकर्षक नहीं लगेंगे। असली त्वचा के छिद्र, एक छोटा सा मुहासा, हल्की विषमता हमें घिनौनी लगेगी। हम अपनी ही प्रजाति से घृणा करने लगेंगे क्योंकि हमें दोष रहित प्लास्टिक मानक की आदत हो चुकी होगी। ये तकनीक केवल हमारे बेडरूम में प्रवेश नहीं कर रही है, ये हमारे दिमाग की, इंसान की परिभाषा को हैक कर रही है। थोड़ी देर बाद जब हम असली लोगों को देखेंगे तो हमें खराब रोबोट दिखाई देंगे। हम कहेंगे, ये इतनी समस्याएं क्यों पैदा करता है, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों नहीं होता, ये चुप क्यों नहीं होता। हमारा धैर्य खत्म हो जाएगा, हमारी करुणा सूख जाएगी। और शायद जब वो दिन आएगा जब रोबोट इंसानों की नकल कर रहे होंगे, हम पहले ही आत्माहीन मशीनों में बदल चुके होंगे। संक्षेप में दोस्तों, 2030 में कामुकता जीव विज्ञान से पूरी तरह अलग हो जाएगी और सॉफ्टवेयर बन जाएगी, और हम उस सॉफ्टवेयर में बग बनकर रह जाएंगे। तकनीक हमें पूर्णता का वादा करती है, लेकिन क्या प्यार और कामुकता ठीक उन्हीं कमियों के भीतर पाया जाने वाला सामंजस्य नहीं है? यदि सब कुछ आपके नियंत्रण में है तो वहाँ कोई दूसरा नहीं है, केवल आपका प्रतिबिंब है। और कोई इंसान केवल अपने प्रतिबिंब के साथ कब तक खुश रह सकता है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, और कृपया कमेंट्स में इस खतरनाक विषय पर चर्चा करें। यदि आपके पास एक रोबोट पार्टनर हो जो आपको जीवन भर कभी परेशान ना करे, आपकी हर इच्छा पूरी करे और आपको सच्चा प्यार महसूस कराए, तो क्या आप एक असली इंसान की सभी परेशानियों, झगड़ों और अनिश्चितताओं को एक तरफ रखकर उस रोबोट को चुनेंगे? या आप कहेंगे, भले ही ये मुझे चोट पहुंचाए लेकिन इसे इंसान ही रहने दो। ब्लू ग्लास देखने के लिए धन्यवाद। इंसान बने रहें, दोषपूर्ण बने रहें।